चलिए, गुड इवनिंग, जय हिंद। फिर से आप लोगों का एक बार इस सत्र में स्वागत है। कुछ तकनीकी असुविधाएं थी जिसकी वजह से हमें 2-4 मिनट का विलंब हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं अभी बता रहा था आप सभी को कि ट्रांसलेशन का बेसिक चीजें आप सबको पता है। ट्रांसलेशन क्या है और ट्रांसलेशन के इम्पोर्टेंस क्या है और ट्रांसलेशन में चैलेंजेस क्या है। आज हम क्या करेंगे, आज हम अनुवाद करेंगे और सीखेंगे मेथड ऑफ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड वाइस वर्सा। इसमें क्या है कि यदि आप लोग हिंदी से इंग्लिश अगर अनुवाद सीख रहे हैं तो आप इंग्लिश से हिंदी भी आसानी से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। और मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि अधिकांश लोगों को हिंदी से इंग्लिश अनुवाद करने में ही समस्या होती है। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद आप लोग आसानी से कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्पष्ट रूप से मुझे सुन पा रहे हैं। जी सर। ओके ओके। चलिए, एक सेंटेंस है, प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। अब यहाँ पे मैंने सेंटेंस को 3 खंडों में मैंने विभाजित किया है। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री रेड कलर से किया हुआ है, स्वतंत्रता दिवस पूर्व संध्या पर राष्ट्र को और फिर संबोधित करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ और क्यों हुआ, ग्रामर के रूल्स के हिसाब से आप सभी को पता है ऐसा करने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो आप सभी से मेरा एक सुझाव रहेगा, अनुवाद के जो मैं तरीका मैं आप लोग सभी को बताने जा रहा हूँ कि इस तरीका में जब भी आप अनुवाद करते हैं तो इसमें वाक्य में का जो पहला खंड है, फर्स्ट पोर्शन जो है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा जो सब्जेक्ट होगा जो भी। मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट एक आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को इसमें देखना है कि वाक्य का फर्स्ट पार्ट क्या हो सकता है। तो फर्स्ट पार्ट वही होगा जो हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कई बार एक वर्ड हो सकता है और कई बार एक से अधिक 2-3 शब्द भी मिलकर सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो इस वाक्य में हम देखेंगे कि हम 3 खंडों में अगर विभाजित कर रहे हैं तो फर्स्ट खंड में फर्स्ट पोर्शन में क्या हो सकता है। फर्स्ट पोर्शन में हमारा एक शब्द है प्रधानमंत्री। अच्छा, दूसरा खंड क्या है, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को। और तीसरा खंड क्या है, संबोधित करेंगे। तो इसको हम प्रधानमंत्री को एज इट इज यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, दी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। अच्छा, अगला हम क्या अनुवाद करेंगे, तो हम एक के बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा संबोधित करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा ये, सेकंड स्टेप में हम संबोधित करेंगे। लास्ट वाक्य के लास्ट में जो भी शब्द है उसका अनुवाद करें। संबोधित करेंगे के लिए क्या होगा, विल एड्रेस। फ्यूचर टेंस में है, आप सबको पता है। तो हमारा अनुवाद क्या होगा, विल एड्रेस, द प्रधानमंत्री विल एड्रेस। अब जो बाकी जो बीच में बच गया उसका अनुवाद करें। उसके पीछे क्या तरीका नहीं है उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। ये थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो भी बच गया उसका अनुवाद करेंगे। अब उसमें जो कि मेन है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स यहीं पे है। इसको हम आसानी से समझेंगे और आज के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि अधिकांशतः सामान्यतः आप जितने भी अनुवाद करते हैं उसमें आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। अब इससे इसके पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, आप सब बता क्या दूं, मतलब आप लोगों को रिमाइंड कर दूं। आप सबको पता है हिंदी का जो सेंटेंस है, वाक्य संरचना है, उसमें क्या होता है, लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये हिंदी का वाक्य संरचना है। लेकिन अंग्रेजी का जो वाक्य संरचना है वो राइट टू लेफ्ट है। राइट टू लेफ्ट कैसे है, तो यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले ये अभी हमारे पास फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, प्रधानमंत्री का अनुवाद किया। सेकंड स्टेप में क्या किया, हमने संबोधित करेंगे का अनुवाद किया। अभी हम अनुवाद करेंगे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर। संध्या कैसे, संध्या गलत लिखा हुआ है, आधा ध होगा। खैर, अभी मैं हम अनुवाद का, हाँ, तो यहाँ पे हम
यहाँ पे राइट टू लेफ्ट, इंग्लिश में क्या है हमने सीखा, समझा, याद किया कि राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट में हम क्या करेंगे, राष्ट्र को, यहाँ पे ये जो बच गया है इसमें सबसे लास्ट में क्या है, राष्ट्र को, तो सबसे पहले हम उसका अनुवाद करेंगे। राष्ट्र के लिए क्या हो जाएगा, दी नेशन। अच्छा, उसके बाद हम राइट से लेफ्ट बढ़ रहे हैं, ये राइट है राष्ट्र को, उसके लेफ्ट में क्या है, पर, टू द नेशन ऑन। उसके बाद पूर्व संध्या, पूर्व संध्या के लिए क्या वर्ड होता है, ईव, पूर्व संध्या के लिए ईव होता है, द ईव। फिर की के लिए हमने क्या लिखा, ऑफ लिखा। फिर स्वतंत्रता दिवस, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे द इंडिपेंडेंस डे। इस प्रकार हमारा सेंटेंस क्या बन गया, द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस डे। क्लियर, फिर से एक बार बता दूं, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो लोग अच्छा से अनुवाद करते हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल हलवा के जैसे है, बिल्कुल आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बिगिनर्स हैं, जो बोल रहे थे कि सर हमें सेंटेंस फॉर्मेशन में परेशानी होती है, उनके लिए विशेष सत्र है, और उम्मीद करता हूँ ये सत्र सबके लिए लाभान्वित हो। फिर से एक बार बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। एक सेंटेंस है, सेंटेंस कोई भी सेंटेंस हो उसको हम 3 भाग में हम विभाजित करने का प्रयास करेंगे। पहला क्या होगा, जो डूअर होगा, जो हमारा सब्जेक्ट होगा, या तो डूअर हो सकता है या सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। जो सब्जेक्ट है उसको हम आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे। और सब्जेक्ट क्या है, कई बार एक वर्ड हो सकता है सब्जेक्ट, और कई बार एक से अधिक शब्द भी सब्जेक्ट हो सकता है। उसके बाद फिर हम इसका अनुवाद करेंगे। फर्स्ट स्टेप में सब्जेक्ट का अनुवाद करेंगे, इसका अनुवाद क्या होगा, द प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में सबसे लास्ट वाले पोर्शन को, जिसमें जो एक्शन होता है, यहाँ पे एक्शन क्या है, संबोधित करेंगे, उस एक्शन को हम यहाँ पे अनुवाद करेंगे। एक्शन क्या है, संबोधित करेंगे, उसका अनुवाद क्या होगा, विल एड्रेस। यहाँ पे विल एड्रेस आ गया। अब बाकी जो बीच का जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया उसका अनुवाद करेंगे थर्ड स्टेप में। उसके पहले हम क्या समझने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश में और हिंदी में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसका किस प्रकार का है, उसका रूपरेखा क्या है, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या है कि हिंदी में लेफ्ट टू राइट हम चलते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को, ये लेफ्ट टू राइट है। और इंग्लिश में हम क्या होगा, ये राइट टू लेफ्ट होगा। अब राइट टू लेफ्ट कैसे, तो यहाँ पे राष्ट्र को लिखा हुआ है, तो इंग्लिश के हिसाब से क्या होगा, राइट वाला सबसे पहले आएगा, राइट टू लेफ्ट। यहाँ से हम उल्टी दिशा में चलेंगे स्वतंत्रता तक। राष्ट्र को, उसका अनुवाद करेंगे क्या होगा, द नेशन। पर, ऑन, पूर्व संध्या, द ईव, की, ऑफ, फिर स्वतंत्रता दिवस, द इंडिपेंडेंस डे। इस प्रकार अनुवाद क्या होगा, द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस डे। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि इफ देयर इज एनी टाइम इट कम्स ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पे अगर कोई समय है, समय कैसे, आज, कल, रात को 8 बजे, दिन में 10 बजे, सोमवार को, इस प्रकार का अगर एक, चाहे पॉइंट ऑफ टाइम हो या पीरियड ऑफ टाइम हो, अगर टाइम हो जाए तो सब वाक्य के सबसे लास्ट में आएगा। कैसे, उसका भी एक एग्जांपल हम देखते हैं। उदाहरण, अनुवाद कक्षा रात 8 बजे गूगल मीट पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। उसी तरीके से हम अनुवाद करेंगे। सबसे पहले हम क्या होगा, क्या लिखेंगे, अनुवाद कक्षा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अनुवाद सबसे इसमें हमारा सब्जेक्ट जो है, कई बार एक सेंटेंस, एक वर्ड हो सकता है, और कई बार एक से अधिक वर्ड हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनुवाद कक्षा जो है हमारा एक सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो अनुवाद कक्षा का हम सबसे पहले अनुवाद करेंगे, क्या होगा, दी ट्रांसलेशन क्लास। ओके, और उसके बाद हम सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, सेकेंड स्टेप है एक्शन क्या हो रहा है। तो एक्शन क्या हो रहा होगा, की जाएगी, मतलब विल बी हेल्ड, की जाएगी। हाँ, विल बी हेल्ड। तो द ट्रांसलेशन क्लास, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, की जाएगी। अब विल बी हेल्ड, आयोजित की जाएगी हो गया, विल बी हेल्ड। अब यहाँ पे फिर हमारा वही नियम है, हिंदी में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, अंग्रेजी में हम राइट से लेफ्ट जाएंगे। तो सबसे लास्ट में यहाँ पे देखिए, जो हमारा ये अनुवाद कक्षा हो गया और आयोजित की जाएगी, ये हमने दोनों का अनुवाद कर लिया। बच क्या गया, रात 8 बजे गूगल मीट पर ऑनलाइन।
अब सबसे राइट में क्या है? ऑनलाइन, तो हम उसका अनुवाद सबसे पहले करेंगे। राइट में क्या है? ऑनलाइन, ऑनलाइन का हम सबसे पहले अनुवाद करेंगे ऑनलाइन। उसके बाद क्या है? पर। राइट से लेफ्ट की तरफ हम बढ़ते आएंगे। पर, यहाँ पे ऑन, फिर कहाँ पे? गूगल मीट, फिर वहां पे नेक्स्ट वर्ड क्या है? गूगल मीट, हमने गूगल मीट लिखा। अब यहाँ पे हमने क्या सीखा कि समय अगर हो तो सबसे लास्ट में, तो समय यहाँ पे है रात 8 बजे। ये वाक्य के बीच में भी अगर होता रात 8 बजे, तब भी हम समय को कहाँ पे लिखते हैं? सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? एट 8 PM। क्या हो गया अनुवाद? द ट्रांसलेशन क्लास विल बी हेल्ड ऑनलाइन ऑन गूगल मीट एट 8 PM। कोई डाउट? नहीं सर। ओके, सर फर्स्ट सेंटेंस पे डाउट है। फर्स्ट सेंटेंस में डाउट है। चलिए वापस आते हैं, जहाँ पे डाउट है वहां पे आप लोग बोलिए, बताइए। सर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे होगा या ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस डे होगा? आप बताइए क्या होना चाहिए आपके समझ सर से? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे होना चाहिए मेरे ख्याल से। ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस डे, सही है, ठीक है। ठीक है सर। नियम में कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। ओके, चलिए। अब फिर ऐसे ही इसका वाइस वर्सा अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करने हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? वही सेंटेंस, सेम उसी सेंटेंस को ले रहे हैं हम। द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे, या ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस डे, या ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे, जो भी आपको उचित लगे। चलिए यहाँ पर हम अनुवाद का नियम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सेम वही फर्स्ट हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्वतंत्र ये तो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर का अनुवाद करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? प्रधानमंत्री। अच्छा, इसके बाद हमने क्या, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया? लास्ट वाक्य के सबसे लास्ट पोर्शन, हिंदी में भी हमने वही किया था कि सेकंड स्टेप में वाक्य के सबसे लास्ट पोर्शन है उसका अनुवाद करेंगे। यहाँ पे भी वही करेंगे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे? यहाँ पे हिंदी लेफ्ट टू राइट और अंग्रेजी राइट टू लेफ्ट, आपको पता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अंग्रेजी से हिंदी में जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? राइट टू लेफ्ट, वही तरीका यहाँ पे भी। इंडिपेंडेंस डे के लिए, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या, फिर ऑन द नेशन, राष्ट्र को। क्लियर है? और फिर लास्ट में हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा? एक्शन, संबोधित करेंगे। इस हिसाब से हम अनुवाद करने का प्रयास करेंगे। इसमें 100% तो नहीं, सभी या ये फॉर्मूला आपको हर जगह काम तो नहीं आएगा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आप इस प्रकार ऐसे अनुवाद कर सकते हैं। और खास करके वो लोग जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही लाभदायक रहेगा। चलिए, प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ठीक है, अब हम कुछ अनुवाद का अभ्यास करते हैं। एक सेंटेंस है, आपकी चप्पलें उल्टी पड़ी हुई हैं। चलिए अनुवाद कीजिए आप लोग। जी बिल्कुल सही, आपकी चप्पलें उल्टी पड़ी हुई हैं। यहाँ पे भी सेम, ये सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा है। योर स्लीपर्स आर लाइंग अपसाइड डाउन। आपकी चप्पलें यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, उसके लिए योर स्लीपर्स हुई हैं, लास्ट में पड़ी हुई हैं, आर लाइंग, और उल्टी के लिए अपसाइड डाउन। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस पे हम बढ़ते हैं। आई वेंट टू टेक द एग्जाम ऑफ हैंड, इसका अनुवाद बताइए।
बोलिए, मैसेज कीजिए जो भी संभव हो, और अभी मैंने बताया उस तरीके से इसका अनुवाद करने का प्रयास कीजिए। अभी हम वन लाइनर सेंटेंस का अभ्यास कर रहे हैं, फिर आगे चल के हम पैराग्राफ पे हम बढ़ेंगे। कोई बताएगा? आई वेंट, मैं गया, ये तो सबको पता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं। आई, आई के लिए हम अनुवाद क्या करेंगे? मैं, जी। और इसके बाद टू टेक द एग्जाम ऑफ हैंड। अब यहाँ पे फिर राइट से लेफ्ट की तरफ हम बढ़ने का प्रयास करेंगे। ऑफ हैंड का मतलब खाली हाथ होता है, तो यहाँ पे ऑफ हैंड, अभी कल परसों जब हम अनुवाद का सिद्धांत पढ़ रहे थे तो उसमें हम समझने की कोशिश किया था। कई बार हम लिटरल ट्रांसलेशन जब हम करेंगे तो उसका अर्थ जो है स्पष्ट नहीं होगा या अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो यहाँ पे खाली हाथ का मतलब क्या हुआ? आप परीक्षा के लिए गए थे तो आप खाली हाथ गए थे। परीक्षा में वैसे भी हम खाली हाथ में ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वहां पे तो ओपन बुक एग्जाम तो है नहीं, और इसका ये डिफाइन भी नहीं किया गया है कि ओपन बुक एग्जाम है, आपको किताब लेके जाना है। तो खाली हाथ तो एग्जाम में हम जाते ही हैं, लेकिन यहाँ पे ऑफ हैंड का मतलब क्या है? बिना तैयारी के। ऑफ हैंड का मतलब बिना तैयारी के। जी संस्कार जी, बिल्कुल सही, बिना तैयारी के। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मैं बिना तैयारी के। यहाँ से राइट से लेफ्ट हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। ऑफ हैंड मतलब बिना तैयारी के। परीक्षा, एग्जाम, परीक्षा। टेक, अब यहाँ पे परीक्षा इंग्लिश में लिखा हुआ टेक द एग्जाम, अंग्रेजी में, हिंदी में क्या लिखेंगे? अंग्रेजी में लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ टेक द एग्जाम, हिंदी में क्या लिखेंगे? परीक्षा देने या लेने? देना, देन। देने, जी। तो हिंदी में हम लिखेंगे मैं बिना तैयारी के परीक्षा देने, और फिर लास्ट में ये गया। तो इसका क्या होगा अनुवाद? मैं बिना तैयारी परीक्षा देने गया। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। चलिए ठीक है। अच्छा ही एक सेंटेंस देखिए, यह औषधि रामबाण है। Sir, this medicine is panacea. It medicine is panacea. Sorry. It is a panacea medicine. It medicine ओके, is panacea. रामबाण, पेनेसिया का लिटरल मीनिंग क्या होता है? Rambad. रामबाण। और इसको दूसरे तरीके से कुछ लिखना होगा तो अब पेनेसिया का मतलब नहीं मालूम है सबको। क्योर फॉर ऑल, बिल्कुल संस्कार जी, you're 100% राइट। इसको ऐसे भी अनुवाद किया जा सकता है, दिस मेडिसिन कैन क्योर एवरी डिजीज। अगर पेनेसिया Sir, this medicine is panacea गलत हो जाएगा? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास रामबाण शब्द के लिए पेनेसिया वर्ड है, बिल्कुल आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर अभी हो सकता है कि मतलब दिस मेडिसिन इज क्योर ऑफ एवरी डिजीज। यस यस, ठीक है। चलिए, असली भारत गांव में बसता है। ये दो पार्ट, सेंटेंस जो है दो पार्ट में है। असली भारत गांव में बसता है, ये बिल्कुल आसान सा है, सभी लोग आप लोग अनुवाद कर सकते हैं। बताइए। The real India exists in village. रिजाइड्स भी लिख सकती हैं, सिंपल। द रियल इंडिया रिजाइड्स इन रूरल एरियाज। Okay. असली भारत गांव में बसता है। अच्छा, अब इसका अगला पोर्शन है, जबकि उसके भाग्य का निर्णय कुछ बड़े शहरों में किया जाता है। ये एक ही सेंटेंस को अलग अलग पोर्शन में यहाँ पे आपके सामने रखने का प्रयास किया है मैंने, जस्ट समझने के लिए। जबकि उसके भाग्य का निर्णय कुछ बड़े शहरों में किया जाता है, ये कंटिन्यूशन में भी आप इसको समझ के अनुवाद कर सकते हैं। Sir, whereas his destination is decided on some big cities. बिग सिटी, यस।
और कोई? However, decision of his fortune took place in big cities. देखिए, अधिकांश लोग बिग सिटीज शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे बिग सिटीज का जो कॉन्टेक्स्ट है, ये कहाँ का है? कैपिटल सिटीज। कैपिटल सिटीज। जब भी ये नियम कानून बनाए जाते हैं गाँवों के लिए, कहाँ पे बनाए जाते हैं? कैपिटल्स में बनाए जाते हैं, वो कैपिटल सिटीज। तो मतलब बड़े शहरों के लिए यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो कैपिटल सिटीज। तो यहाँ पे बिग सिटीज ना करके, यहाँ पे हम अगर कैपिटल बिग सिटीज अगर लिख रहे हैं, लिटरल ट्रांसलेशन सही है, गलत नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत होगा, लेकिन अगर आप उसका अनुवाद बिग सिटीज के जगह पे अगर कैपिटल सिटी करें, तो दैट इज बेटर। ओके। जबकि फाइल, उसके भाग का निर्णय, डिसीजन ऑफ इट्स डेस्टिनी आर टेकन इन द फ्यू कैपिटल सिटीज। अब यहाँ पे कुछ बड़े शहरों के लिए वर्ड हमने क्या यूज किया है? द फ्यू कैपिटल सिटीज। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे कैपिटल सिटीज के लिए सम क्यों ना हुआ, फ्यू क्यों हुआ। आप इसको, आप ग्रामर का रूल्स पढ़ेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पे ये फ्यू जो है वर्ड बिल्कुल सही है। चलिए कुछ और अभ्यास करते हैं हम लोग। एयरपोर्ट में छोड़े हुए कार्गो को रखने में समस्या है। जो बिगिनर्स हैं, कृपया आप लोग इसका अनुवाद करें और बताएं। There is a problem in leaving cargo on airport. और कोई बताइए। जैसे मैं बताया था उस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करने, इसको अनुवाद करने का प्रयास कीजिए। There is problem यहाँ पे जी, in storage of cargoes left out at airport. ओके। यहाँ पे जो छोड़े हुए कार्गो हैं, उसका तात्पर्य क्या है? अबैंडनमेंट से है। जो अबेंडेड कार्गो है, उसका तात्पर्य है यहाँ पे छोड़े हुए कार्गो से। लेफ्ट का मतलब और अबैंडेड का मतलब, दोनों का मतलब थोड़ा सा बारीकी, थोड़ा सा माइनर डिफरेंट है। इसको मेजर भी आप समझ सकते हैं, आप जैसे समझते हैं इसको। छोड़े हुए कार्गो का यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जो कार्गो छोड़ दिया है, मतलब उसको क्लेम नहीं किया या फिर उसको कार्गो को रिसीव नहीं किया। कई बार हम एयरपोर्ट से कार्गो जो भी पार्टी है वो कलेक्ट नहीं करती है, फिर वहां पे उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी को वहां पे रखना पड़ता है। उस समस्या के बारे में ये सेंटेंस है। देयर इज ए प्रॉब्लम, रखने में समस्या है। किसमें? इन कीपिंग। कार्गो यानी सामान होता है वो? हाँ, कार जो पार्सल आता है हवाई जहाज से, उसको हम लोग कार्गो बोलते हैं। ठीक है? एक क्वेश्चन और सर। चलिए एक जी, बोलिए। आपने ये बताया है कि जैसे अभी सिखाया था आपने ट्रांसलेशन करना, पहले सब्जेक्ट, फिर बाद में वो लास्ट वाला, फिर बीच वाला पार्ट, उस अकॉर्डिंग तो फर्स्ट वाला लास्ट में चला गया। अब ये जब सेंटेंस, मैं क्या बोला था आपको कि 100% सभी में तो काम नहीं करेगा, इसलिए कि अब यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे डूअर नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा, ये पैसिव वॉइस में है। जब भी वाक्य जब देयर से स्टार्ट होता है, वहां पे हमारा डूअर नहीं होता है, तो फिर उसको आपको समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे हम क्या समझेंगे? एयरपोर्ट तो एक्शन कर नहीं रहा है। जी सर। ठीक है, तो जहां पे एक्शन हो रहा है वहां पे, अब ये नीचे वाला सेंटेंस देखिए, टिप्पणी के साथ संक्षिप्ति की एक सूची भी दी जाए। अब यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या है? डूअर कोई नहीं है यहाँ पे।
यहाँ पे भी जनरल सेंटेंस है, जहां पे जनरल सेंटेंस है वहां पे वो नियम जो है अप्लाई नहीं करेगा। इसलिए मैंने बताया था कि अधिकांश तो हमें आप सामान्यतः उससे काम चल जाएगा, लेकिन आप लोग जहाँ पे मतलब वहां पे एक्सेप्शंस क्या क्या है, इसीलिए मैं ये सेंटेंस भी रखा कि आप लोग मतलब ब्लाइंडली उसको मतलब हर जगह उसको यूज करने का प्रयास ना करें। ठीक है, जी सर। चलिए इसका अनुवाद कीजिए। टिप्पणी के साथ संक्षिप्ति की एक सूची भी दी जाए। अब यहाँ पे भी ये फॉर्मूला वो नियम जो है अप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ पे समझने की Brief जरूरत along है। with comment will be provided. और टिप्पणी के लिए जब हम अभी फिलहाल आप समझ लीजिए कि हम आदि का एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी की बात होती है तो उस समय कमेंट वर्ड यूज नहीं करते हैं टिप्पणी के लिए। टिप्पणी के लिए क्या यूज करते हैं, कोई बताएगा? Remarks. Noting. Remarks. Noting. Remark. नोटिंग, Noting. नोट यूज करते हैं, नोट यूज करते हैं, नोटिंग्स यूज करते हैं। नोट और नोटिंग दोनों यूज होता है। तो यहाँ पे एक जो वर्ड है संक्षिप्ति, संक्षिप्ति के बारे में क्या ख्याल है? संक्षिप्ति के आप लोग बताएंगे, संक्षिप्ति के लिए क्या वर्ड होगा? एब्रीवेट। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख चुके हैं। अ लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन शुड बी अटैच्ड विद द नोट या विद द नोटिंग। अब यहाँ पे संक्षिप्ति का यहाँ पे जो संक्षिप्ति वर्ड है तो यहाँ पे एब्रिविएशन के लिए जो वर्ड है वो है संक्षिप्ति। आप माइक ऑफ कर लीजिए, अगर यदि आप लोग जब उत्तर देना है उस समय माइक ऑन करके आप लोग उत्तर दीजिए, अन्यथा माइक को आप लोग ऑफ रखिए। तो जो रीना जी, अगर यदि आप सुन रही हैं तो कृपया माइक को ऑफ कीजिए। सर गोलगप्पा का पार्टी चल रहा है सर। हाँ सर। चलिए मैंने ऑफ कर दिया। anyway, हम लोग कहाँ पे थे? अब्रिविएशन पे थे। तो अब्रिविएशन का हिंदी शायद आप लोग कुछ लोग जानते हैं, अधिकांश लोग को नहीं पता था। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई परेशानी वाली बात है। तो एब्रिविएशन के लिए हिंदी आप लोग सर बोलिए। इसको अगर दूसरे तरीके से बनाए, थोड़ा सा चेंज करके कि मतलब a list of abbreviations may be attached with the note. बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। यहाँ पे जब भी हम सर एडमिनिस्ट्रेटिव जी जी सर, ये अटैच्ड क्यों आएगा? हिंदी में तो संलग्न तो नहीं लिखा है, संलग्न करे, दी जाए लिखा है। दी जाए के लिए तो प्रोवाइड आता है ना। यहाँ बी गिवन अलोंग विथ आप ये बोलना चाहती हैं, राइट? कैन ये भी हो तो सकता जब था, हम a list of abbreviation should be provided with the note. मैं अनुवाद के सिद्धांत के क्लास में आप सबको समझा चुका हूँ कि एक अनुवाद क्या है, अनंतिम है। एक अनुवाद को अगर 10 लोग हैं 10 तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको अगर लिखना चाहें आप, अ लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन मे बी अटैच्ड विद द नोट, सेकंड हो गया। अ लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन मे बी इनक्लोज्ड विद द नोट, थर्ड हो गया। अ लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन मे बी प्रोवाइडेड विद द नोट। 5 तरीके से मैं खुद यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके सर। क्यों होगा अटैच? अटैच बिल्कुल दूसरा तरीका हो सकता है, गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अटैच जो है आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि अटैच जो है गलत है। और मैं आपको हमेशा में आप लोग याद रखिएगा, लिटरल ट्रांसलेशन पे मत जाइएगा। इसका मीनिंग क्या है, आप हिंदी का जो ये सेंटेंस है इसका मीनिंग क्या है आप ये देखिए, और ये इंग्लिश का जो मीनिंग है ये देखिए। दोनों का अगर मीनिंग सेम है, इट्स ओके, आपका ओके अनुवाद सर। सही है, आपका अनुवाद सही है। अगर मीनिंग डिफर हो रहा है तो अनुवाद सही नहीं है। जी मैडम बोलिए।
Sir, sorry for interrupting. Sir, a list of नहीं नहीं application बोलिए। should be attached. Attached के बाद हम along with the note use कर सकते हैं, मतलब along word भी लगाया जा सकता है सर? नहीं, मेरा सवाल ये है कि along बिल्कुल लगाया जा सकता है कि नहीं? हाँ, लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप आराम से इसको अलॉन्ग विथ के साथ भी अटैच कर सकती हैं, नोट के बदले में नोटिंग लिख सकती हैं। इसको कई तरीके से आप यहाँ पे मेरा एक जो कीवर्ड क्या है, संक्षिप्ति। आप लोग याद रखिएगा कि जब एग्जाम में आप लोग अनुवाद करते हैं तो उसमें जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उस कीवर्ड्स के लिए कि आप लोगों ने क्या अनुवाद किया गया, उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और आप में से जो लोग भी आंसर शीट अपने मंगाए होंगे पिछले साल एसएससी जीएसटी 2023 के, उसमें आप लोग देखिएगा आपके अनुवाद में ना कुछ शब्द के नीचे अंडरलाइन किए गए हैं, और फिर आप उस शब्द को देखिएगा कि आपका जो गिवन पैसेज था उसमें वो क्या वर्ड था और उसके लिए आपने क्या अनुवाद किया है, उसके लिए अंडरलाइन किया गया और फिर उसी हिसाब से आपको मार्किंग की जाती है। तो यहाँ पे आप अटैच्ड के साथ अलॉन्ग विथ लिख रहे हैं, विथ लिख रहे हैं, इंक्लोज लिख रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है यहाँ पे, एब्रिविएशन। संक्षिप्ति के लिए आपने कौन सा वर्ड यूज किया है, संक्षिप्ति के लिए आपने क्या शब्द आपके दिमाग में है, क्या आप जानते हैं, ये यहाँ पे मैटर करता है। ठीक है, तो आप लोग पॉइंट का समझने की कोशिश कीजिए। चलिए हम सर ऐसे एक 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 चीज शब्द और, पे हाँ बोलिए। कि अगर कोई शब्द हो तो उसको हम, आपने बोला है, अलग अलग टाइप से लिख सकते हैं। कई बार ऐसा जी होता है जैसे कि आपने अभी पहले बताया था कि हम उसे एकदम आसान भाषा में भी लिख सकते हैं और एक जो शब्दकोश की शैली में भी लिख सकते हैं। तो उसमें से जी सही कौन सा रहता है उपयुक्त रूप से? देखिए, आसान भाषा में जो लिखिए वो सबसे सही है। मतलब मीनिंग जो है बदलना नहीं चाहिए और आसान शब्दों का प्रयोग करें। फॉर एग्जाम्पल, आप पिछले वर्ष के जो आंसर जिन्होंने मंगाया है उन्होंने देखा होगा कि उसमें जो इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स थे, आप लोग देखिएगा ना, उसको अंडरलाइन किए गए हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम किसी कट नहीं किया गया है। मतलब जो अगर किसी ने लिखा है उसको मर्यादा पुरुषोत्तम ट्रांसलिटरेट कर दिया, उसको भी उन्होंने कट नहीं किया है। मतलब गलत नहीं किया है कि ये आपने गलत लिखा है। किसी ने लिखा है वैल्यू ऑफ मैन ऑफ वैल्यू, ऐसा करके लिखा है, उसको भी कट नहीं किया गया है, उन्होंने अंडरलाइन किया गया है। और एक, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो वर्डों के अकॉर्डिंग, मतलब शब्द होते हैं उसी के अनुसार हमें अनुवाद करना चाहिए या फिर उसके जो भाव होते हैं उसके अनुसार? डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट क्या है आपका, वहां पे मैक्सिमम जगह पे भाव के साथ जाना चाहिए, लेकिन लिटरल मीनिंग जो है वो आपका बदलना नहीं चाहिए। जी सर, थैंक यू सर। एक मिनट, ये पीपीटी डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अध्यक्ष को मजबूर होकर अपना पद छोड़ना पड़ा। आप लोग का जो प्रश्न आ रहा है ना कि किस प्रकार के सेंटेंस में हम भावानुवाद कर सकते हैं, किस प्रकार के सेंटेंस में हमें भावानुवाद एक्सेप्ट नहीं करना है, आज का ये जो सेशन है, और वन लाइनर, भले ही आपको ट्रांसलेशन दिख रहा है वन लाइनर, लेकिन इसमें सभी प्रकार के जो सेंटेंस है उसको हम यहाँ पे शामिल करने का हमने प्रयास किया है, ताकि आप लोग सबसे वाकिफ हो सके कि कहाँ पे किस प्रकार के अनुवाद जो है। और धीरे धीरे देखिए, रातों रात अनुवाद में आप लोग मतलब सारे चीज नहीं समझ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप लोग समझ सकते हैं, समझ जाइएगा, ये मैं वादा करता हूँ आप लोग से। चलिए, एक सेंटेंस है, अध्यक्ष को मजबूर होकर अपना पद छोड़ना पड़ा। इसको भी कई तरीके से आप लोग अनुवाद कर सकते हैं, तो जैसे कर The सकते हैं, प्लीज। chairman was compelled to leave his post. The chairperson
person had to leave his designation forcefully. Okay. The chairman had to leave the post by obligation. The chairman By- abandoned his post forcefully. To forcefully. हाँ. ओके, देखिए यहाँ पे सर आप सब यहाँ लोग जो सर बोलिए पद छोड़ने के सर एब्डिकेट होगा ना सर? जी, तो सर बिल्कुल मजबूर अपडेट होकर होगा। के लिए क्या होगा सर? इसमें कंफ्यूजन। हाँ, Forcefully. बस यही यहाँ पे अभी आप जो आपका जो प्रश्न था ना, इसके पहले किसी का जो प्रश्न था भावानुवाद, यहाँ पे वो भावानुवाद बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अगर भावानुवाद आप यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं तो आपका अनुवाद जो है कहीं ना कहीं ग्रामर के हिसाब से थोड़ा सा आप लोग अटकेंगे, जैसे कि अभी सब लोग अटक रहे हैं, फोर्सफुली होगा नहीं होगा। इन तो यहाँ पे कंपल्सन भी हो सकता है। सर कंपेल्ड वो हाँ, जैसे कि यहाँ पे पद आपने सर पद वरना जब छोड़ने के लिए तो यार यार रिजाइन दे सकते हैं सर, रिजाइन लिख सकते हैं ना। सर पद हाँ, छोड़ने के लिए लेकिन सर यहाँ वो पे देखिए कैब है एब्डिकेट। जी बिल्कुल पद छोड़ने के लिए एब्डिकेट होता है, लेकिन यहाँ पे मजबूर होकर, यहाँ पे जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड समझने की जरूरत जो है वो मजबूर होकर, उसके लिए क्या वर्ड यूज करें, तो सब लोग वहां पे उलझे हुए हैं। तो यहाँ पे ही वॉज फोर्स्ड, समझ रहे हैं, मजबूर होकर मतलब ही वॉज फोर्स टू डू लाइक दैट, ही वॉज कंपेल्ड टू डू लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अनुवाद इस प्रकार से कुछ होगा कि द चेयरमैन वॉज फोर्स टू एब्डिकेट हिज पोस्ट। अब यहाँ पे जब अनुवाद इसका कीजिएगा और लिटरल अनुवाद कीजिएगा अंग्रेजी से हिंदी में, फिर से द चेयरमैन वाज फोर्स्ड टू एब्डिकेट हिज पोस्ट, तो आप इसको बोलिए कि चेयरमैन को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। मेरे और यहाँ पे जब हिंदी से अंग्रेजी में आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है मजबूर होकर पद छोड़ना पड़ा। दोनों केस में आप यहाँ पे भावानुवाद समझिए कि भाव समझिए कि हिंदी अनुवाद, हिंदी सेंटेंस जो है, हिंदी वाक्य है, उसका मतलब क्या है, दो बातें हैं, एक तो पद छोड़ना पड़ा और दूसरी बात क्यों, मजबूर मजबूर होकर। होकर के, मतलब हाँ किसी ने मजबूर किया, चाहे वो कोई भी अथॉरिटी हो या सिचुएशन हो। या तो अथॉरिटी हो सकती है उनको बोले कि हाँ भाई आपको छोड़ना है पद, आपको रिजाइन करना है, या सिचुएशन ऐसी होगी जिससे वो मजबूर होकर के वो अपना पद छोड़ेंगे। तो दोनों सिचुएशन में क्या होगा, फोर्स हुआ। तो यहाँ पे द चेयरमैन वाज फोर्स टू एब्डिकेट हिज पोस्ट। अब यहाँ पे अगर कंपेल्ड आप लिख रहे हैं तो वहां पे स्पष्ट हो जाएगा कि किसी कंपेल्ड, मतलब वहां पे भी हो जाएगा कि किसी ने उनको मजबूर किया। आप अगर कंपेल्ड लिख रहे हैं तब भी एक्सेप्टेबल है, गलत उसको भी हम नहीं बोल। क्लियर? तो यहाँ पे एक जो आप लोग नोट भी करते चलें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। जैसे कि अभी ऊपर हमने देखा संक्षिप्ति के लिए एक शब्द देखा एब्रिविएशन, और फिर हमने यहाँ पे एब्डिकेट के लिए एक शब्द देखा, सॉरी पद छोड़ने के लिए एक शब्द देखा हमने एब्डिकेट। तो ये ऐसे ऐसे शब्द हैं, इसको आप लोग नोट करते चलिए और इसको आगे अपने सेंटेंस में यूज कीजिए तो दैट कि भूलेंगे नहीं। चलिए, अपहरण मामले पर चर्चा की गई, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, अपहरण मामले पर चर्चा की गई। Discussion has taken place on the case of kidnapping. Regarding the case of देखिए अपहरण मामला, अपहरण, पहले तो एक वर्ड समझिए अपहरण। अब अपहरण के लिए क्या वर्ड होता है, किडनैप करना। एक शब्द किडनैप। अच्छा, किडनैप के अलावा एब्डिकेशन, चलिए किडनैप, मॉब्ड सर, हाँ Abduction. नहीं, एब्डक्ट हाँ अबडक्शन होता है, किडनैपिंग होता है, दोनों वर्ड है। चलिए ठीक है, इन दोनों को हम ले लीजिए कि मैटर ऑफ अबडक्शन या मैटर ऑफ किडनैपिंग। ठीक है, अपहरण मामला, अपहरण का मामला या अपहरण मामले, बात एक ही हुई ना। तो द मैटर ऑफ किडनैपिंग वाज डिस्कस्ड, बिल्कुल बंदा जी सही है। या फिर इसको मैटर ऑफ अबडक्शन में लिख सकते हैं, द मैटर ऑफ अबडक्शन वाज डिस्कस्ड, या फिर द अबडक्शन केस हैज बीन डिस्कस्ड।
अब यहाँ पे हैज बीन लिखी गई है, तो यहाँ पे आप वाज भी लिख सकते हैं, हैज बीन लिख सकते हैं, दोनों सही है, दोनों सही है। द अब्डक्शन केस वाज डिस्कस्ड, दैट इज आल्सो एब्सोल्युटली राइट, और द अब्डक्शन केस हैज बीन डिस्कस्ड, ये भी सही है। और यहाँ पे अब्डक्शन की जगह पे अगर किडनैपिंग केस लिख रहे हैं आप, तब भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस कुछ है, कर्मचारी ने अपने सहकर्मी को अपराध के लिए दुष्प्रेरित किया। एक तो होता है प्रेरित करने के लिए इंस्पायर वर्ड लिखते हैं, यहाँ पे क्या है, दुष्प्रेरित किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नियम मैंने, जो तरीका मैंने बताया था, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक डूअर है और यहाँ पे एक्शन भी हो रहा है, तो यहाँ पे उस तरीके से आप लोग इसका अनुवाद कर सकते हैं। कर्मचारी ने, तो सबसे पहले द एम्प्लॉय हो जाएगा, और इसके बाद में सेकंड में क्या होगा, दुष्प्रेरित। दुष्प्रेरित करने के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, प्रोवोक करना, भड़काना। Demotivated. ठीक है, प्रोवोक भी नहीं होगा, डिमोटिवेटेड भी नहीं होगा। चलिए मैं मान लिया, अभी फिलहाल आपके हिसाब से मैंने मान लिया डिमोटिवेटेड हो, तो यहाँ पे द एम्प्लॉय डिमोटिवेटेड। अब यहाँ पे फिर अपराध के लिए, फॉर क्राइम, फॉर क्राइम, किसको, टू हिज कलीग। Colleague. ठीक है, तो इस प्रकार अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने तरीका बताया था, उस तरीका से इसका अनुवाद आप कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है कि वो तरीका वहीं पे लागू होगा जहाँ पे कोई डूअर है और कोई एक्शन हो रहा है, कोई करता है, कोई एक्शन करने वाला है और कुछ एक्शन हो रहा है, वहां पे उस तरीके को अपनाएंगे, आराम से हो सकता है। खास करके मतलब कुल मिला के जहाँ पे एक्टिव केसेस हैं वहां पे सर ऐसा ही बिल्कुल तरीका उसमें भी बनना बता दीजिए ना जहाँ पे डूअर ना हो। ये बहुत अच्छा है। प्रयास करेंगे, बिल्कुल प्रयास करेंगे मैडम। बिल्कुल बंदा जी, आपका सही अनुवाद था कि द एम्प्लॉय अबेटेड। यहाँ पे प्रेरित करने के लिए जो आप लोग वर्ड यूज कर रहे थे, डीमोटिवेटेड, डीमोटिवेटेड का मतलब उसका कतई अर्थ नहीं होता कि आप डीमोटिवेट होकर के कुछ क्राइम करें। तो दुष्प्रेरित करने के लिए जो एक वर्ड है वो है अबेटेड। अबेट मतलब दुष्प्रेरित करना। ठीक है, दुष्प्रेरित करने के लिए क्या वर्ड है, अबेट। अबेट। याद रहेगा जी। वे एक योग्य प्रशासक हैं, बिल्कुल सिंपल। He is a eligible administrator. बिल्कुल He is a सही है। liable administrative. ये वो एलिजिबल हैं, वो तो सही है, लेकिन यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, योग्य लिखा। योग्य के लिए क्या लिखा, एबल। एबल। ठीक है, तो एबल इज मोर अप्रोप्रिएट देन एलिजिबल। सभी यात्री जहाज पर थे। All the passengers were On the boat. Ship. All the travelers were on the boat. Were on the ship. On the ship. देखिए जहाज पर होने के लिए एक वर्ड होता है, Aboard, sir. All the On board. just बोर्ड नहीं, अबोर्ड। ऑन बोर्ड भी होता है, ऑन बोर्ड मतलब जहाज पे ऑन बोर्ड भी होता है और अबोर्ड भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस रखने का पर्पस है उस वर्ड से आप लोग सभी को परिचित कराना और याद दिलाना, बेसिकली परिचित हैं ही आप सभी। ऑल द पैसेंजर वर अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब क्या होता है, जहाज पर होना। ठीक है, अबोर्ड वर्ड याद रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दहेज प्रथा को समाप्त करना जरूरी है। यहाँ पे उस तरीके से अनुवाद कीजिए, बिल्कुल होगा। और विद इन ए मिनट, जल्दी बताइए आपको। अभी बहुत सारे सेंटेंस है और टाइम। Prime Minister said that it is Necessary. necessary to abolish dowry.
प्रधानमंत्री said प्राइम मिनिस्टर Prime Minister said that it is most important to eradicate the dowry system. ओके, बिल्कुल सही है, संभव आप लोग बिल्कुल अच्छा प्रयास किया आप लोगों ने। द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट, प्रधानमंत्री ने कहा कि द प्रैक्टिस ऑफ डॉरी मस्ट बी अबॉलिश। ठीक है, इस वित्तीय वर्ष में बैंक को औसत से अधिक लाभ हुआ। इन दिस फाइनेंशियल ईयर, इस वित्तीय वर्ष में, फिर आगे This financial year, the bank made profit more than average. The bank, yes sir, the bank has benefited more than average. बिल्कुल सही है, आप लोग समझ अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे अब बैंक को औसत लाभ हुआ तो बैंक वाज बेनिफिटेड, औसत से अधिक लाभ हुआ के लिए आप लोग बेनिफिटेड लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अब हम इसको सिंपल से समझने की कोशिश की, यहाँ पे भावानुवाद करें तो बैंक को लाभ हुआ मतलब बैंक ने लाभ अर्जित किया, उसने लाभ कमाया बैंक ने, तो बैंक हैज प्रॉफिट, और औसत से अधिक के लिए अबव द एवरेज। दिस फाइनेंशियल ईयर द बैंक हैज मेड प्रॉफिट अबव द एवरेज। Sir, has made क्यों होगा? चलिए, Made नहीं होगा, the bank made हुआ है ना, आ है, आ है, ठीक है सर। ओके, समिति ने संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की है। Committee has presented abbreviated report. नहीं, यहाँ पे देखिए संक्षिप्ति एब्रिविएशन है वहाँ पे, मतलब हम जो एब्रिविएशन के लिए संक्षिप्ति होता है, लेकिन यहाँ पे संक्षिप्त Committee had put short notice, short reports. शॉर्ट रिपोर्ट नहीं होगा, हो सकता है सर। अब्रीज्ड होगा, ब्रीफ रिपोर्ट हो सकता है, अब्रीज्ड हो सकता है। शॉर्ट रिपोर्ट, संक्षिप्त रिपोर्ट, शॉर्ट रिपोर्ट वो सुटेबल नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी के हिसाब से। शॉर्ट रिपोर्ट जो है टर्मिनोलॉजी, ये टर्म जो है नॉर्मली नहीं यूज होता है, तो वहाँ पे ब्रीफ रिपोर्ट लिखिए। सर ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है क्या सर? यस यस यस, यही चीज मैं आप लोग के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि कई बार आप लोग जरूरत के हिसाब से अगर ऐसा सिचुएशन अलाउ करे तो आप लोग को एक्टिव में दिया हुआ सेंटेंस को पैसिव में आप अनुवाद कर सकते हैं, हमेशा नहीं। ये कल के जो भी सिद्धांत था, मतलब पिछली कक्षा का, उस सिद्धांतों को मैं प्रैक्टिकली कहाँ पे कैसे आपको यूज कर सकते हैं वो यहाँ पे आप आज के सेशन में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे ये एक सेंटेंस है प्रस्तुत की है, और यहाँ पे आप जब अनुवाद देख रहे हैं तो ये पैसिव वॉइस में। अब आप लोग बोलेंगे सर ये तो एक्टिव वॉइस में है और हम पैसिव वॉइस में क्यों लिखें, तो आप लोग लिख सकते हैं, आपके पास लिबर्टी है, हमेशा नहीं बट कहीं कहीं जरूरत के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, सरकार ने इस आदेश को निरस्त सर कर अगर दिया है। एक्टिव में लिखेंगे सर, जी बोलिए। सर अगर एक्टिव में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं, मैंने नहीं बोला कि गलत हो जाएगा, मैं क्या बोला, आपके पास लिबर्टी है। लिबर्टी का मतलब क्या हुआ, आपके पास एक आजादी है कि आप हाँ हाँ, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप वो एक्टिव में भी लिख सकें और पैसिव में भी लिखें। अब यहाँ पे सेम सिचुएशन होता है इस नेक्स्ट सेंटेंस में, इसको भी आप एक्टिव में लिख सकते हैं और पैसिव में भी लिख सकते हैं। सरकार ने इस आदेश को निरस्त कर दिया है, या यह आदेश सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है। दोनों ही सिचुएशन में वाक्य बिल्कुल। तो ये सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस आपको सामने रखने का मतलब ये है कि आपके पास इस प्रकार के सिचुएशन आएगा और आपके जो भी इजी हो लगे आपको अनुवाद मतलब एक्टिव में कीजिए, पैसिव में कीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट हैज abrogated
द अदर। सर कैंसिल नहीं हो कैंसिल सकता है, नहीं हो द, सकता। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो नहीं होगा मैं आपको मना कर रहा हूँ कि हाँ, जैसे कि मैंने ऊपर बोला ना शॉर्ट रिपोर्ट, शॉर्ट वहां पे अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। ठीक है, मैं खुद अच्छा बता सर। दूंगा आपको क्या नहीं हो सकता है। होगा ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक जो वर्ड है फरार देनदार, बैंक ने फरार देनदार के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। फरार देनदार के लिए क्या वर्ड होगा? डिफॉल्टर। डिफॉल्टर, ठीक है। डिफॉल्टर फरार हो गया ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। Absconded क्या डिटेक्टर होगा? तो यहाँ पे सिंपल सा अनुवाद मैंने किया है। यहाँ पे फरार के लिए अब्सेंट डेप्टर भी आप यूज कर सकते हैं, या फरार के लिए और भी कुछ वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है यूज कर सकते हैं। और देनदार का होता है सर। भागा हुआ, भगोड़ा के लिए आप यूज कर सकते हैं। देनदार के लिए डेप्टर। आगे कुछ सेंटेंस और देखते हैं। हाँ, एक छोटा सा सर एक बार सेंटेंस पीछे प्लीज। वाला स्लाइड खींचे ना। हो गया सर। Done, master. Please send absentee statement soon. कृपया कर अनुपस्थिति विवरणी जल्द भेज दें। कृपया बिल्कुल अनुपस्थित कथन जल्दी भेज दें। नहीं, यहाँ पे कथन नहीं होगा। ये स्टेटमेंट का जो अब्सेंटी स्टेटमेंट है, मतलब क्या हुआ? अनुपस्थित विवरण। अनुपस्थित विवरण, अनुपस्थिति विवरण। जो लोग अब्सेंट है यहाँ पे मतलब क्या हुआ? किसी दिन का आपके पास अटेंडेंस से संबंधित रिपोर्ट मांगा जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि जो लोग अब्सेंट हैं उसका उनके बारे में जानकारी। हाँ, तो यहाँ पे कथन जो है बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे मतलब मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि इनएप्रोप्रिएट होगा, बिल्कुल गलत होगा, मतलब उसको यूज नहीं करना है। ठीक है, प्लीज सेंड एब्सेंटी स्टेटमेंट सून, मतलब कृपया एब्सेंटी विवरण शीघ्र भेजें। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिस स्टेटमेंट शोज एब्सोल्यूट कन्विक्शन इन द डेमोक्रेसी। देखिए सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए, या तो चैट बॉक्स में अगर बोलने में सक्षम है आप लोग बोलिए, और या फिर आप चैट बॉक्स में मैसेज टाइप करके भेजिए, लेकिन आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। सर प्रेषित करना भी बोल सकते हैं। हाँ, भेजना प्रेषित करना एक ही होता है मैडम, भेजना और प्रेषित करना एक ही होता है। उसका अच्छा, ये कर इन्वेलप में हम लिखते हैं, एक मिनट, इन्वेलप में हम लिखते हैं टू और फ्रॉम। तो फ्रॉम के लिए हिंदी में क्या लिखेंगे? किसके लिए सर? लिफाफे के ऊपर लिखना है। हाँ। लिफाफे पे आप अगर पता एड्रेस लिखते हैं, पता लिखते हैं, तो नॉर्मली हम क्या लिखते हैं? टू और फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम के लिए क्या लिखेंगे? सर हमारी तरफ से।
आप इन्वेलप में मैडम आप इन्वेलप में ऐसे लिखिएगा हमारी तरफ से लिफाफे के नहीं लिफाफे के सेक्शन नहीं देखिए यहाँ पे किसी का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है, जस्ट मैं मतलब समझने की कोशिश कीजिए। जब इन्वेलप में हाँ हम लोग क्या लिखेंगे, प्रेषक लिखेंगे हमारे तरफ से, ये वर्ड जो है कॉन्टेक्ट तो वही है, आप बिल्कुल सही बता रही हैं, मतलब वही है, लेकिन लिख नहीं सकते हम लिफाफे के ऊपर। लिफाफे के ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रेषक। और फिर टू के लिए क्या लिखेंगे, प्रेषित प्रेषित। जी बिल्कुल प्रेषित, जी प्रेषिती, एड्रेसी, एड्रेसी होता है ना, प्रेषिती यस होगा। सर। चलिए यहाँ पे आते हैं। दिस स्टेटमेंट शोज हिज एब्सोल्यूट कन्विक्शन इन द डेमोक्रेसी। यहाँ पे स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट विवरण था, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कथन कथन भी हो सकता है। हाँ यह कथन स्वतंत्रता वार्तालाप को निश्चित प्रस्तुत करता है। सर नहीं उल्टा नहीं सीधा होता है। यह हाँ यह कथन यह लोकतंत्र में कथन लोकतंत्र में दृढ़ विश्वास दिखाता है। हाँ यह बिल्कुल कथन लोकतंत्र में उनकी पूर्ण आस्था को दर्शाता है। जी ठीक है, अच्छा बिल्कुल सही है, सही है। तो यह कथन लोकतंत्र में उनके दृढ़ विश्वास को दर्शाता है या पूर्ण विश्वास को दर्शाता है, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। सर तो यहाँ पे कन्विकेशन यानी विश्वास। हाँ एब्सोल्यूट कन्विक्शन का मतलब होता है यहाँ पे पूर्ण विश्वास। ठीक है सर। देखिए अब कन्विक्शन का एक ही मतलब नहीं होता है कि पूर्ण विश्वास ही, यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में पूर्ण विश्वास, एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण और कन्विक्शन का लिए विश्वास शब्द का हमने प्रयोग किया है। कन्विक्शन का तात्पर्य अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, स्टेटमेंट का एक प्रयोग हम देख रहे हैं, एक स्टेटमेंट का। अच्छा एक चीज बताइए, उपयोग और प्रयोग, यहाँ पे दो शब्द आया, प्रयोग कब लिखते हैं और उपयोग कब लिखते हैं? शब्दों का हम उपयोग करते हैं कि प्रयोग करते हैं, वो बताइए। प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं सर। अच्छा और सर खाना बनाते समय किचन में कुछ उपयोग बर्तन करते है, हैं सर। उसका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। उपयोग करते हैं। तो इसका कल्पना का उपयोग करते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रयोग कब करते हैं, उपयोग कब करते हैं? सर जब किसी चीज का एडवांटेज देना हो तो फिर उपयोग होगा। नहीं, उसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, सामान्यता, मतलब फिर मैं इसको मैंने नहीं बोला हूँ कि एकदम बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है। सामान्यता ऐसे मान लीजिए कि जो टेंजिबल और इनटेंजिबल, ऐसे समझ लीजिए कि अब ये भाषा जो है, शब्द जो है, वर्ड जो है, ये क्या है, वो कहीं दिख नहीं रहा है, उसको हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है, पकड़ नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हम प्रयोग शब्द का प्रयोग यूज करेंगे। इंग्लिश में दोनों के लिए यूज है, लेकिन हिंदी में के लिए हम प्रयोग लिखेंगे। और जो चीजें जो हम छू सकते हैं, जैसे कि मोबाइल, मोबाइल का हम क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, और भाषा का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग। मेरे ख्याल से। जी तो सामान्यतः यही मतलब इतना माइनर सा डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा जब इंग्लिश से हिंदी अनुवाद कर रहे हैं। अब यूज शब्द अगर है तो कहाँ उसका उपयोग लिखें कि प्रयोग लिखें, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट स्टेट इज बेटर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। सभी लोग प्रयास करें, मुझे उन लोगों से सख्त नाराजगी है जो कि प्रयास नहीं करते हैं। सर प्रयास तो करते हैं लेकिन वो गलत हो जाता है। कोई बात नहीं मैडम, आप गलती कीजिएगा फिर सीखिएगा, दोबारा उस गलती को नहीं दोहराइएगा। आप एक जी बार सर। गलती कीजिए, कोई बात नहीं। एब्सोल्यूट स्टेट, स्टेट का मतलब बताइए। मतलब संपदा। हाँ संपदा, बिल्कुल पूर्ण संपदा
सुरक्षा से बेहतर है। नहीं, यहाँ पे सिक्योरिटी देखिए, यहाँ पे जो सिक्योरिटी जो है ना, ये आप स्टॉक मार्केट का जो सिक्योरिटी होता है ना, उससे समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे इस सिक्योरिटी का सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। संपत्ति, मतलब सिक्योरिटी यहाँ पे संपत्ति से संबंधित है। चलिए यहाँ पे एनी डाउट? सर जमानत प्रयोग कर सकते हैं क्या इसके लिए, नहीं नहीं नहीं, सिक्योरिटी के यहाँ लिए? पे नहीं, यहाँ पे जमानत का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। जमानत में अपनी संपत्ति थोड़ी ना आप देते हैं। जमानत में तो, जमानत के लिए एक वर्ड हमने अभी सुना था रिसेंटली, मतलब पता तो पहले से है लेकिन रिसेंटली हमने सुना था, मुचलका। सो व्यक्ति को अदालत ने 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी। हाँ, तो वहां पे अब यहाँ पे जमानत भी हो गया और निजी मुचलका भी हो गया। तो एक मुचलका वर्ड है, तो मुचलके के लिए वहां पे क्या होगा? वही सिक्योरिटी या फिर श्योरिटी बॉन्ड। और जमानत के लिए बेल। तो जमानत मतलब जमानत कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि जमानत वर्ड भी, एक जमानत देना वो बेल हो जाएगा, और जो सामान जमानत के लिए या फिर जो पैसा जमानत के लिए हो रहा है उसके लिए तो या तो सिक्योरिटी बोलिए या फिर श्योरिटी बोलिए या बॉन्ड बोलिए। ठीक है, चलिए आगे सेंटेंस में हम बढ़ते हैं। द एम्प्लॉय रिक्रूटेड ऑन रेपुटेशन वर ऑब्जर्व्ड इन रेगुलर सर्विस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 years। यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, एक्शन भी है। जो तरीका मैंने बताया, यहाँ पे सभी लोग प्रयास कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा हम समय लेंगे, 2 से 4 मिनट भले हम समय लग जाए, लेकिन सभी लोग एक एक करके, मैं बाई नेम पूछूंगा सबसे, इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि आप बोलेंगे नहीं, चुपचाप बैठे रहेंगे, बच जाएंगे। सर कर्मचारी नहीं आप नहीं नहीं, अभी कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। मैं नाम पूछूंगा, मैं बाई नेम बोलूंगा। चलिए 2 मिनट का समय दिया मैंने, 21:50 हो रहा है, 52 में बात करता हूँ, बाई नेम में बोल रहा हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब क्लास में आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल सुनते रहते हैं कहानी। चलिए, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से इसका आंसर चाहता हूं जो अभी तक एक प्रश्न का भी रिप्लाई नहीं दिया है। या तो स्वेच्छा से बोलिए, नहीं तो मैं पूछता हूं आपसे। कोई बताना चाहेगा? यस सर। बोलिए। प्रतिनियुक्ति पर हाँ, कोई बात नहीं। अरे जो समझ में आ प्रतिनियुक्ति रहा है पर लिखिए, नियुक्त, यहाँ पे शर्माने की बात नहीं है। हाँ नो सर, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त एम्प्लॉय कर्मचारी जी को 3 वर्षों की सेवा के पश्चात नियमित वर ऑब्जर्व्ड इन रेगुलर सर्विस, नियमित सेवा के लिए मान्यता नियमित सेवा के लिए मान्य होंगे या थे। सॉरी सर, स्ट्रक्चर लग रहा है ऑब्जर्व गलत। कर लिया गया, यहाँ पे कर जी लिया जी गया, मतलब कर लिया गया ऑब्जर्व कर लिया गया। जी। ठीक है, चलिए ठीक है, उनको मान्य कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। चलिए और कोई बताइए। सर प्रतिनियुक्ति पर आए हुए कर्मचारियों को 3 साल की अवधि के बाद नियमित सेवा में रख लिया गया। चलिए और ठीक है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों को 3 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पश्चात नियमित सेवा में शामिल कर लिया गया। बिल्कुल सही। तो ये जो है
आप प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आप लोग अनुवाद कर सकते हैं। अगर प्रयास नहीं कीजिए, देखिए यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूँ, उदाहरण मैं पहले भी कई बार दे चुका हूँ, आज फिर एक बार एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। 3 चीजें, ड्राइविंग, स्विमिंग और ट्रांसलेशन। मैं ड्राइविंग और स्विमिंग एक बहुत अच्छा उदाहरण मानता हूँ, एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप में से बहुत सारे लोग ड्राइविंग करते होंगे और बहुत सारे लोग अभी भी ड्राइविंग नहीं करते होंगे। आप लोग, ये एग्जाम्पल आप लोग के लिए बिल्कुल सुटेबल है, दोनों प्रकार के लोगों के लिए, कि चाहे थियरी क्लास जितना भी पढ़ लें ड्राइविंग से रिलेटेड, यूट्यूब पे देख लीजिए कि हाँ भाई ऐसे क्लच प्रेस करते हैं, ऐसे ब्रेक लेते हैं, ये गियर चेंज करते हैं, 1 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे हम मूव करते हैं। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली ड्राइव नहीं कीजिएगा, आप ड्राइविंग कभी भी थियरी पढ़ के नहीं सीख सकते हैं। सिमिलरली स्विमिंग, तालाब के किनारे बैठ जाइए या स्विमिंग पूल के किनारे बैठ जाइए, इंस्ट्रक्टर आपको सारा सब कुछ बता देगा कि पानी में जाना है, पानी के अंदर जो है सांस नहीं लेना है, सांस पहले एक बार सांस पूरा ले लीजिए, उसके बाद ऐसे मूवमेंट करना है, हाथ ऐसे चलेगा, पैर ऐसे चलेगा। आप स्विमिंग नहीं कर सकते हैं केवल सुन करके। और फिर तीसरा हमारा है अनुवाद। अनुवाद भी बिल्कुल वैसे ही है, उसी ड्राइविंग और उसी स्विमिंग की तरह है। अनुवाद जो है, मैं यहाँ से प्रवचन देता रहा हूँ, प्रवचन देख सुन करके आप लोग अनुवाद नहीं सीख सकते हैं। उसके लिए आपको अनुवाद करने पड़ेंगे, चाहे गलत हो या सही हो। अनुवाद कीजिए, फिर आप अनुवाद सीख पाएंगे। एम आई क्लियर? तो इस प्रकार यस सर। अनुवाद सर क्या एक होगा? प्रश्न है, जी जैसे ड्राइविंग बोलिए। सीख जाने के बाद सर ऑटोमेटिक उतना दिमाग नहीं चलाना पड़ता है ड्राइविंग करते समय, क्या ठीक उसी प्रकार ट्रांसलेशन सीख जाने के बाद उतना माइंड यूज नहीं करना पड़ेगा सर, ऑटोमेटिक मतलब? देखिए, बिल्कुल, देखिए एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि ड्राइविंग एक सेट ऑफ रूल्स है, वैसे ही अनुवाद के भी सेट ऑफ रूल्स है। अब यहाँ वहां पे, लेकिन वहां पे वोकेब जो है ना फिक्स्ड है, यहाँ पे वोकेब अनलिमिटेड है। हिंदी और अंग्रेजी के जो वोकेब है ना, उनकी यस सर। उनका स्टॉक आपके पास रहेगा, तो फिर यहाँ पे भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना वो स्टेप्स जो है, स्टेप्स है। अभी जो मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, स्टेप्स बता रहा हूँ जिस आपके जिस उसमें सबकॉन्शियस माइंड में। लिमिटेड। जी। हाँ हाँ, उसमें लिमिटेड चीजें सीखने के लिए है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अनलिमिटेड है, बहुत सारी चीजें हैं। पूरी जिंदगी अनुवाद करने के बाद भी हम मतलब अपने आप को ये नहीं बोल सकते कि बस आई एम द बॉस, आई एम द ओनली ट्रांसलेटर इन दिस वर्ल्ड, जो कि जिसको सब कुछ पता है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता। चलिए सर आगे एक बढ़ते हैं। चीज सर हम लोगों को क्या पहले याद कर लेना चाहिए वोकैबुलरी एडमिनिस्ट्रेटिव विशेषकर, इसमें बहुत दिक्कत होती है। देखिए, मैं फर्स्ट सेशन में ही मैं बोला था कि आप लोग पर डे 2-4 कम से कम, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 20 एक दिन सीखिए। अगर 20 एक दिन सीखना शुरू कीजिएगा तो 10 दिन बाद फिर पहले वाले 10 भूल जाइएगा। तो हमेशा जो है 5-5, 2-2, 3-3, 4-4, जितना संभव होके उतना, जितना संभव हो उतना आप वोकैब सीखिए और उसको फिर वाक्य में लाइए। रट्टा मार लेने से फिर आपके दिमाग में वो रिटेन नहीं होगा। रिटेन तब होगा जो सेंटेंस में हम प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम 2-4 वर्ड जो है, एक ही वर्ड अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग आ रहा है, हम देख रहे हैं। ये तब समझ में आएगा जब आप अनुवाद या फिर उसको सेंटेंस में लाएंगे। तो 2-3-4, इससे ज्यादा नहीं, 5 मैक्सिमम, एक दिन में 5 सेंटेंस, 5 वर्ड सीखिए और उसको सेंटेंस में लाइए। एक नोटबुक बना लीजिए, और जिनके पास मेरे ख्याल से आप सबके पास अभ्यास पुस्तिका जो है पुस्तक है, तो आप उसमें देखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी लिखे हुए हैं। आप उन सब टर्मिनोलॉजी को एक एक अल्फाबेटिकल है, वहां से स्टार्ट कीजिए आप। चलिए इसका अनुवाद सर ये कीजिए। जो द एकेडमी। शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है। हाँ, शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक है एकेडमिक, और यहाँ पे एकेडमिक के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, शैक्षणिक। और यहाँ पे एक फिर से, यहाँ पे भी आगे शायद एकेडमिक है, यहाँ पे एकेडमिक है। अब वहां पे एकेडमिक और यहाँ पे एकेडमिक। अब इससे अनुवाद बताइए। पाठ्यक्रम
शैक्षिक काउंसलिंग का पाठ्यक्रम फाइनल कर लिया गया है। मैडम अब आपकी आवाज मैं स्पष्ट रूप से नहीं सुन पा रहा हूँ। सर शैक्षिक काउंसलिंग का पाठ्यक्रम फाइनल कर दिया गया है। अकादमिक नहीं परिषद ने हाँ, यहाँ पे अकादमिक परिषद ने पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो यहाँ पे अकादमिक परिषद ने पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है, जो सही है। द एक्सेप्टेंस हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द चीफ गेस्ट। पैसिव वॉइस में है। मुख्य अतिथि की तरफ से एक्सेप्टेंस हैज बीन स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। किस चीज का? ये नहीं लिखा है। कोई बात नहीं। हाँ, नहीं ठीक है, इतना ही लिखा गया, इतना ही लिखा गया है। फ्रॉम द चीफ गेस्ट। हाँ, तो मुख्य अतिथि की तरफ से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। जी, तो मुख्य अतिथि की स्वीकृति मिल गई है। सिंपल इसको शब्दों में हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? हाँ सही है सर। मुख्य अतिथि से हमें स्वीकृति मिल गई है। अच्छा, और इसको हम ये पैसिव में एक्टिव में भी लिख सकते हैं। मुख्य अतिथि ने स्वीकृति दे दी है। जी। द गवर्नमेंट एम्प्लॉई आर अकाउंटेबल फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। सरकारी कर्मचारी अपनी संस्थाओं के लिए जिम्मेदार है। सरकारी कर्मचारी अपने जवाबदेही संस्थाओं के लिए प्रतिबद्ध हैं या जवाबदेह हैं। हाँ वही उत्तरदायी है। हाँ देखिए, यहाँ पे बिल्कुल आप लोग सभी सही अनुवाद कर रहे हैं। द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर अकाउंटेबल, मतलब अकाउंटेबल के लिए यहाँ पे उनकी जिम्मेदारी और उनकी जवाबदेही से बात हो रही है। अकाउंटेबल टू देयर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे सरकारी कर्मचारी जो है एक नहीं है, अनेक हैं, और वहाँ पे जो देयर शब्द है एक बार आया है, तो वहाँ पे जब हम अनुवाद करेंगे तो अपने अपने अनुवाद, छोटा सा माइनस सी बात है, लेकिन आप लोग इसको ध्यान रखिए कि आप जब अनुवाद कर रहे हैं तो वहाँ पे लिख दीजिए अपने अपने। ठीक है, सरकारी कर्मचारी अपने अपने संगठनों के प्रति उत्तरदायी हैं। क्या यहाँ पे अंग्रेजी में देख रहे हैं क्या है? देयर एक बार है, लेकिन हम जब हिंदी में लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अपने अपने। इससे लिखने से आप दोनों क्या देखिए कि हिंदी का जो सेंटेंस है वो उसका मतलब जो है और स्पष्ट हो जाएगा। द कोर्ट अक्विटेड द पुलिसमैन। सिंपल सा सेंटेंस है, बताइए। अदालत ने पुलिस कर्मी को बरी किया। अदालत ने पुलिसकर्मी को बरी किया, छोड़ दिया। बिल्कुल, दोष मुक्त किया या बरी किया। एक्विटेड के लिए, हाँ एक्विटेड के लिए क्या वर्ड यूज होता है? दोष मुक्त या बरी कर। द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 was amended in the year 1967. राजभाषा अधिनियम 1963 वर्ष 1967 में संशोधित हुआ। या उसको किया गया, दोनों भी लिख सकते हैं, हुआ या किया गया। राजभाषा अधिनियम 1963 को वर्ष 1967 में संशोधित किया गया। बिल्कुल सही है। द गवर्नमेंट शुड एक्ट टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेन फॉरेस्ट। सरकार को रेन फॉरेस्ट के विध्वंस को रोकना चाहिए। सर रेन फॉरेस्ट को क्या लिखेंगे? वर्षावन। हाँ वर्षावन। बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक जो वर्ड है उस पे यहाँ पे ध्यान दिया गया है। एक तो वर्ड को डिफाइन करने के लिए या एक वर्ड का यूज के लिए यहाँ पे तो सरकार को वर्षा वनों के विनाश को रोकने के लिए कार्य करना चाहिए या कदम उठाने चाहिए। यहाँ पे कदम उठाने चाहिए, ये अगर आप लिख रहे हैं दैट इज ऑल्सो अप्रोप्रिएट।
यहाँ पे एक और एक्ट है, इस एक्ट का बताइए। पहले हमने एक एक्ट देखा, कौन सा एक्ट? राजभाषा अधिनियम। दूसरा एक्ट देखा हमने एक्शन, कदम उठाना या कार्यवाही करना। और यहाँ पे एक और एक्ट है, मुंबई ब्लास्ट वाज ए टेररिस्ट एक्ट। इसके लिए क्या होगा? गतिविधि होगा शायद। सर आतंकवादी क्रिया, मतलब आतंकवादी गतिविधि, घटना। यस, आतंकवादी घटना। मुंबई ब्लास्ट एक आतंकवादी आई थिंक घटना थी। घटना थी। घटना थी। देखिए यहाँ पे एक्ट जो है ना, एक्ट को डिफाइन करने के लिए जो यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे एक्ट के लिए कृत्य शब्द एक होता है, दैट इज अपराध। इसलिए यहाँ पे 3 एक्ट का मतलब यहाँ पे बताने का पर्पस क्या है? मुंबई धमाका, मुंबई बम धमाका एक आतंकवादी कृत्य था। एक एक्ट का मतलब क्या हुआ? एक एक्ट का मतलब था अधिनियम, दूसरे एक्ट का मतलब होता है था कदम उठाना, काम करना, और तीसरा एक्ट का मतलब होता है कृत्य। अब जब आप एक्ट जब आएगा तो आंख बंद करके आप लोग अनुवाद नहीं करेंगे, उस पर ध्यान देंगे कि कौन सा शब्द यहाँ पे किस शब्द का चयन करना चाहिए। देयर वाज अ लैक ऑफ एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट इन द रेलवे स्टेशन। इसका अनुवाद बताइए। रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की कमी थी। बिल्कुल, रेलवे स्टेशन में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की कमी थी, बिल्कुल सही है। एड्रेस शुड बी रिटन इन बोल्ड लेटर्स। चलिए इसका अनुवाद बताइए। पता स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना मोटे चाहिए। अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। एड्रेस साफ अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। पता तो स्पष्ट या अस्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। द प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट विल बी टेलीकास्ट ऑन दूरदर्शन। प्रमुख पता मैडम ठीक से पढ़िए सेंटेंस। राष्ट्रपति का संबोधन। सर ज्वाइंट सेशन, संयुक्त ज्वाइंट सेशन का हिंदी सर संयुक्त सत्र। संयुक्त सत्र। पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन पर राष्ट्रपति के ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद सत्र को का पता मतलब प्रसार होना चाहिए। संसद भवन के संयुक्त सत्र में प्रेसिडेंट्स एड्रेस, प्रेसिडेंट से राष्ट्रपति के भाषण। सर राष्ट्रपति का संसद के टेलीकास्ट मतलब प्रसार होगा ना? प्रसारण के संयुक्त सत्र के अध्यक्षीय भाषण का दूरदर्शन पर प्रसारण होगा। सर इसमें भाषण कहाँ आ गया? देखिए अब एक मिनट राष्ट्रपति का। जी सर आपकी। हाँ देखिए, प्रेसिडेंशियल एड्रेस यहाँ पे लिखा ना, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के अभिभाषण की बात हो रही है। हम सबसे पहले वाक्य जो हम देखे थे एग्जाम्पल के तौर पे, उसमें क्या था? प्रधानमंत्री का संबोधन, एड्रेस टू द नेशन बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो एक एड्रेस था वहां पे, इसका अर्थ क्या था? संबोधन। एक एड्रेस यहाँ पे ऊपर है पता, और एक और एड्रेस है प्रेसिडेंशियल एड्रेस, मतलब प्रेसिडेंट का संबोधन। तो प्रेसिडेंट का जो संबोधन होता है, प्रेसिडेंट के लिए हमेशा एक वर्ड होता है अभिभाषण। क्या होता है? अभिभाषण। अध्यक्ष। हाँ, यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पता से का जो एड्रेस जो है वो प्रेसिडेंट के पता से संबंधित नहीं है, ये अध्यक्षीय भाषण से संबंधित नहीं है। अध्यक्षीय भाषण के लिए भी हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो देखिए पार्लियामेंट में अध्यक्षीय भाषण का कोई यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नहीं है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है राष्ट्रपति के अभिभाषण का। कि राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके लिए? संसद के संयुक्त सत्र के लिए। और वो क्या होगा? दूरदर्शन पे प्रसारित किया जाएगा। तो संसद के संसद के संयुक्त सत्र के समक्ष या समक्ष नहीं होगा तब भी चलेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण का सीधा प्रसारण टेलीकास्ट के लिए आप सीधा प्रसारण लिखिए, प्रसारण लिखिए, चलेगा।
दूरदर्शन पर किया जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार आज का ये हमारा जो सर ट्रांसलेशन का एक सेशन क्वेश्चन था मेरा कि मुझे हमें ये जो वोकेबलरी होती है जो आप बुक भेज रहे हो उसमें मिलेगी ये सारी? जी देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव शब्द जो है कुछ हद तक उसमें हमने समाहित करने का प्रयास किया है। और एक चीज और, उस बुक में वन लाइनर ट्रांसलेशन भी मिलेगा हमें करने को? नहीं, उसमें नहीं है। उसमें वन लाइनर नहीं है मैडम, उसमें जो वन लाइन बहुत कम है। सर ऐसा कोई पीडीएफ या बुक है जिसमें, जैसे कि आपने एक्ट का बताया कि अधिनियम हो गया, कृत्य हो गया, या फिर कदम उठाना हो गया, तो एक शब्द के लिए हम 3-3 मतलब हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, तो इस तरह का कोई बुक या पीडीएफ है जिसमें इस तरह के वर्ड्स दिए हो? मैडम ये मैं बताऊंगा, मैं प्रयास करूंगा कि अगर ऐसा कुछ है तो फिर आप सभी को उपलब्ध करा दिया जाएगा। हाँ सर, क्योंकि अगर ये मिल जाएगा तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा करना हमारे लिए। बिल्कुल सर बिल्कुल मैडम। जैसे आज हमें टास्क दिया गया था सुबह मॉक और ऐसे का टॉपिक, तो ये ऐसे का टॉपिक क्या आप बता देते हैं पहले या फिर नहीं, इंस्टेंट दे? देखिए मॉक टेस्ट, देखिए दो चीजें हैं। जब हम रेगुलर प्रैक्टिस के लिए देंगे तो हम कई बार हम डिस्कस करते हैं, और ये अभी मतलब जो टॉपिक होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपसे बोला था लिखने के लिए। अच्छा, तो मॉक टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट में आपको पता नहीं रहेगा कि किस सब्जेक्ट पे आपको ऐसे लिखने हैं, पहले से पता नहीं रहेगा। और ट्रांसलेशन का पैसेज वो रेंडम रहता है, ट्रांसलेशन का पैसेज और ऐसे का टॉपिक दोनों ही रेंडम रहेगा। अच्छा मॉक सर, टेस्ट के ये लिए जो मॉक टेस्ट का मतलब क्या हुआ, जब पहले से पता रहे आपको। हाँ हाँ सर, जो ये हमने ट्रांसलेशन दिया है वो सर चेक होकर कब मिलेगा हमें? अगले सप्ताह के पहले मिल जाएगा, मतलब नेक्स्ट वीकेंड के पहले मिल जाएगा। थैंक यू सर। जब बड़े पैसेज होते हैं ना तो मैं फिर अटक जाती हूँ, क्या करूँ उसके लिए? देखिए आप लोग सभी से मैं मतलब कहना चाहूंगा कि आप लोग बुक से, न्यूज़पेपर से, कहीं से भी आप पैराग्राफ उठाइए और खुद अनुवाद करने का प्रयास कीजिए। कुछ डिफिकल्ट वर्ड होंगे, उसके लिए डिक्शनरी का सहारा लीजिए, लेकिन आप लोग खुद अनुवाद कीजिए अपने स्तर। हम प्रयास कर रहे हैं अभी, जैसे कि फर्स्ट सेशन में हमने क्या किया, जो उसके नियम कानून मतलब जो सिद्धांत है, थियरी सेशन जो है हमने रखा था। इस बार हमने सिंगल वन लाइनर सेंटेंस किया। अभी हम नेक्स्ट जब भी ट्रांसलेशन का सेशन होगा उसमें हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को 1-2 लाइन का छोटे छोटे पैसेज हम कराएं, फिर हम पैसेज की तरफ बढ़ेंगे इजी टू मॉडरेट लेवल पर। अच्छा, एक चीज मैं सर विशेष सूचना देना चाहूँगा। जी बोलिए। नहीं सॉरी सर, आप बोल लीजिए। एक मिनट। सर एक पूछना था सर, थर्सडे के दिन आपने जो क्लास ली थी ना उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या थर्सडे के दिन? मैडम फिर से मैडम मंजू जी, आपका सेंटेंस पता नहीं क्यों मतलब स्पष्ट नहीं है। पहले भी आप कई बार बोलने की कोशिश की, लेकिन मैं स्पष्ट, हो सकता है कि मेरे साथ ऐसा समस्या है या बाकी लोगों के साथ भी। नहीं सर, क्लियर नहीं हुआ तो। ओके जी, आप टाइप करके पूछ लीजिए, हम बता देंगे।